हेलो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए एआईबी 19 के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के 15 के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम 16, 17 एंड 18 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं। आज बारी है 15 की, तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप इस बार एआईबी 19 में सफल हो, आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू जो कि इस एआईबीई के एग्ज़ाम में बहुत वेटेज रखते हैं मिलते रहे, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा जैसे कि दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी को पूछ रहे हैं, क्षतिपूर्ति को भारतीय संविधान अधिनियम के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पर किस में किया गया है। पहला ये ऑप्शन इसका सही है, ए के अंदर भारतीय अनुबंध अधिनियम के सेक्शन यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीक बनाम गुरनी का जो वाद है वो किससे संबंधित है। तो यह भी मामला देखिए कॉन्ट्रैक्ट से, किससे संबंध आता है, धोखाधड़ी, फ्रॉड, कपट से संबंधित ये केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस का नाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तनशील संवैधानिकता को किस केस के अंदर जो है लागू किया है। तो तीसरे का रेड ऑप्शन होगा यहाँ पर नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है परिवर्तनशील संवैधानिकता को। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर आईपीसी के सेक्शन 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जो कि समलैंगिक संबंधों को अवैध बताता था, उनको वैध की कैटेगरी में शामिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी से, भारतीय दंड संहिता के कौन से प्रावधान हैं जो किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो पीछे कि भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाले कोई भी भारतीय नागरिक द्वारा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में रजिस्टर्ड किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहां भी हो। तीसरा पूछें कि भारत में या उससे परे किसी भी ऐसे स्थान पर रहने वाला कोई पर्सन जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर रिसोर्सेज कहाँ पर है, भारत में है, उसको निशाना बनाकर अपराध करता है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे आईपीसी के अंदर शामिल की गई हैं और बीएनएस के अंदर भी शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट जो हमारा एक्ट आता है उसके तहत निम्न में से कौन सी वो चीज़ है जो पेटेंट योग्य नहीं मानी जाती। तो कौन से नहीं मानी जाएगी, देखिए, कृषि या बागवानी का तरीका, सूचना की प्रस्तुति, एकीकृत परिपथों की सलाहकारती। तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी चीज़ पेटेंट के योग्य नहीं है, क्योंकि पेटेंट में जो है कुछ आविष्कारिक इन्वेंशन वाली चीज़ें आती हैं, इनमें कोई भी पेटेंट वाली चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जो बात करता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया। यानी कि ये पहले से ही किसी मौजूद संगठन का रूप है जिसको बाद में बदल दिया गया। तो ये बिरपी, BIRPI का रूप है जो बाद में विपो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से, जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है। तो ये अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस किससे संबंधित है। बहुत लीडिंग केस रहा था जब आर्टिकल 370 को जो है वहाँ से हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो उस टाइम का लीडिंग ये केस है। तो इसमें सीधी सीधी इन्होंने पूछा है कि सरकार के उस ऑर्डर को दरकिनार किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन ए वाला ही है। यह जब आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा रहे थे उस समय वहाँ पर जो इंटरनेट सेवा थी उसको बंद कर दिया गया था। तो उसी के एवज में यहाँ पर अनुराधा भसीन पर यूनियन ऑफ इंडिया के केस की तो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, किस तरीके से इसको बंद नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा केस है जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)A और 19(2) के अंतर्गत खारिज कर दिया गया है।
तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये मैंने 17-18 आपको कराया था, उसमें भी ये रिपीटेड था। अब ये देखिए 15 में भी पहले आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन यानी कि केस भी रिपीटेड है। मैं पहले भी आपसे कहा था कि जितने भी केसेस यहाँ पर इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ रहा, आप उनको एक जगह लिखते जाइए, उनको रिविजन करिए, इनमें से आपको कुछ ना कुछ केसेस वहाँ पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहे हैं कि 143 के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या जो ऐसे मामलों को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिनमें कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई कानूनी प्रश्न होता है या फिर अनुच्छेद 143 से सुनवाई हो रही हो। तो यहाँ पर 5 जजेस की बेंच बैठती है जो संविधान बेंच कहलाती है। राइट ऑप्शन है सी वाला। ये क्वेश्चन भी रिपीट यानी कि यहाँ पर भी आए हो और आगे भी आए। रिपीट कहाँ हुआ है? आगे हुआ है। तो अगर आप मेरी बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है? तो ये पूछेंगे कि किस केस से संबंधित है। ये ओलियम गैस का रिसाव आप लोग जानते हो, MC मेहता वाला जो केस था। ठीक है, बहुत लीडिंग चीज़ें हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, AK कृपाक बनाम भारत संघ का वाद किससे संबंधित है? AK कृपाक बनाम भारत सिंह का, तो ये पूर्वाग्रह की संभावना से संबंधित वाद है 11 वाले का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान। ये आपका क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन लॉ से। तो ये पूछना है कि जो प्रत्यायोजित विधान का मतलब जब हम अपनी पावर्स को किसी दूसरे पर डेडिकेट करते थे ना, तो उसका आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रत्यायोजित विधान है उसका न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जाता है, यानी कि भाई इसका नियंत्रण भी तो रखना होगा ना। तो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी के आधार पर किया जाएगा। अधिकातीत भी, मॉडिफाइड्स भी, यानी कि और न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण, सबके अंतर्गत इस पर जो है रखा जाता है। राइट ऑप्शन होगा इसका डी वाला। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जब महिलाओं को पिता की प्रॉपर्टी में शेयर्स की बात की गई थी, तो की शुरुआत से नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता, देखिए आगे वो चीज़ें की स्थिति कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग चर्चा की गई सबसे पहले। तो जब हम सेक्शन 6 देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा किसका, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार का सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको चर्चा मिलेगी बेटी की सहभागिता से संबंधित। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि सेक्शन 5 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो अमान्य विवाह, हिंदू विवाह के समारोह या वहाँ की कंडीशंस। तो वहाँ पर सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू विवाह की शर्तों के संबंध में बात की। राइट ऑप्शन है डी वाला 14 का। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर जो लड़का है वो 20 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 साल के बेटे से कर दो तो ऐसी जो मैरिज क्या होगी, तो सेक्शन 15 देखिए इस मैरिज को व्यर्थ बताता है। व्यर्थ का मतलब क्या होगा, शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, 15वें का राइट ऑप्शन सी था, ध्यान रखिएगा, शून्य, व्यर्थ शून्य को कहते हैं। 16 क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के तहत, रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 9 में बात की गई है कि कौन से कास्ट के सील प्रकृति के होते हैं। सेक्शन 10 जो विचाराधीन वाद की बात करता है और 12 अतिरिक्त वाद के वर्जन की बात करता है। विचाराधीन वाद मतलब अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा तो दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते। और 11 तब लागू होगा जब पूर्व ने मतलब पहले किसी केस में जजमेंट दे दिया चुका है। CPC के सेक्शन 14 के तहत निपटा जा सकता है। इनके 17 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि CPC के सेक्शन 14 में क्या प्रोविजन किया गया है। तो अधिकरणों के निर्णयों के लिए रूप में अनुमान। तो यहाँ पर देखिए अगर 14 आप CPC का पढ़ेंगे तो विदेशी कोर्ट के जजमेंट के प्रेजम्पशन अनुमान के संबंध में बात की गई है। 17वें का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन देखिए हमारा सॉरी एवरीवन। ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के विरुद्ध मुकदमा कहाँ फाइल कर सकता है, या तो दिल्ली में या कोलकाता में, कहीं पर भी ये कर सकता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ये CRPC से है। देखिए ये कह रहे हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वो कौन सा प्रावधान है जिसके उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से निशान लगा सकते हैं। 164 बी आंसर सही है 19 का। और अगर हम बात करें आज के एवज में तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 160 यहाँ पर देखिए BNSS का। ठीक है,
1 मिनट थोड़ा सा हम एक बार रिचेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने जो है BNSS पढ़ना शुरू किया है, तो थोड़ी सी दिक्कतें जो है अराइज हो जाती है। तो प्लीज़ हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ये स्वीकारोक्ति यानी कि संस्वीकृति जो है ये BNSS के कौन से सेक्शन के अंतर्गत शामिल की गई है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, क्योंकि चीज़ों को समझने में करने में देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है सभी को, तो हम इसे पहले क्लियर करके ही आपको आगे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें बात की गई है कि CRPC के अंतर्गत वो कौन सा प्रावधान है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति और बयान दर्ज करने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें CRPC की, तो राइट ऑप्शन होगा बी वाला 164। अगर हम बात करें यहाँ पर BNSS के अकॉर्डिंग, तो ये सेक्शन हो गया आपका 183, 183 में आप देखेंगे BNSS के अंदर ये चीज़ें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन कौन से सेक्शन के तहत जो है की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, तो यहाँ पर जो कुर्की के संबंध में बात की गई है, फरार व्यक्ति की प्रॉपर्टी कुर्की, तो वो सेक्शन 83 के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये कह रहे हैं कि CRPC के कौन से सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। किसके लिए विमुक्त कर सकता है? व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए। तो सेक्शन 205 में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, विमुक्त कर रहा है एक्यूज्ड को। तो आप पर्सनल प्रेजेंट ना हो, अपने एडवोकेट के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है कि आर्टिकल 265A से L तक जो बार्गेनिंग के संबंध में प्रावधान किया गया 21A चैप्टर CRPC में, तो वहाँ पर किस चीज़ की बात की गई। तो 22 में आप देखेंगे, मैंने आपको बता दिया बार्गेनिंग सौदेबाजी के संबंध में प्रावधान किया गया। राइट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिसमें बात की गई है कि आदतन अपराधी के संबंध में, जो व्यक्ति आदतन अपराधी होता है वो सदाचार के संबंध में प्रतिभूति की बात सेक्शन 110 जो है CRPC का करता है। 109 संदिग्ध व्यक्ति की बात करता है। 111 में जो है ऑर्डर की बात की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 110, यानी कि राइट ऑप्शन होगा 100 यानी कि बी वाला। यहाँ पर 3 साल की श्योरिटी की बात की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुभाग यानी कि सेक्शन 105H किसके संबंध में बात करता है। तो ये हमारा CRPC का एक क्वेश्चन है जो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो इन्होंने कहा है कि 105 का H जो है किसके संबंध में बात करता है, तो वो कुछ केसेस में प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहे हैं कि किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे CRPC की कौन से सेक्शन के अंतर्गत निपटा जाता है। कार्य की सीमा की अवधि को समाप्ति को देखते हुए, तो पहला ऑप्शन हमसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 178। दूसरा ऑप्शन है CRPC का सेक्शन 469 और सी कह रहा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 478 और डी कह रहा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168। तो यहाँ पर इन मैटर्स में जो है सेक्शन 168 अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन है इसका डी वाला, ठीक है। 25 का 26 पूछ रहे हैं डिक्री धारक का क्या अर्थ होता है, डिक्री होल्डर का क्या मीनिंग है। कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। तो अगर सेक्शन 2 देखेंगे, 2 का तीसरा वाला CPC में, तो वहाँ पर डिक्री धारक डिक्री होल्डर की बात की गई है, जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, एग्जीक्यूशन का सक्षम न्यायालय द्वारा ऑर्डर दिया गया है। तो सेक्शन 26 का ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये व्यक्ति डिक्री होल्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयत्न करना निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा। 27 का राइट ऑप्शन है ए वाला। 326B जो था वो स्वेच्छा से एसिड फेंकने के संबंध में बात करता था। देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि BNS ने IPC की जगह ले ली है, तो फिलहाल क्योंकि IPC भी आएगी तो आपको IPC के सेक्शंस भी याद होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि हम न्यू तीनों लॉस की भी MCQs की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लग जाती है, वह आदमी मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरतने के कारण उसने कौन सा अपराध किया है, ठीक है। क्या करी, कुल्हाड़ी क्या हो गई,
उखड़ गई। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं कि ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यहाँ ए के द्वारा किया गया जो काम है वो क्या होगा, अपराध होगा। तो देखिए बिल्कुल भी अपराध नहीं होगा। सेक्शन यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन 28 का सी होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जो यह न दर्शाती हो कि उसने लापरवाही की है। अगर हम बात करें देखिए आईपीसी की, तो सेक्शन 80 दुर्घटना का बचाव दे रहा है, और बीएनएस का सेक्शन 18 दुर्घटना का बचाव दे रहा है। ठीक है, बट वो सावधानी सतर्कता से किए गए काम के अंतर्गत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 बात करता है ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से उसकी यानी कि जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए पत्र लिखता है, और यह पत्र ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे जानता है कि पुलिस अधिकारी को तलाश करने की संभावना, मतलब उस जगह पर पुलिस अधिकारी इसको आसानी से तलाश कर सकता है। अब यहाँ पर ए के द्वारा सेक्शन 29 में जो है कौन सा अपराध किया गया है, क्योंकि उसने जेड ने साजिश रची है ए की लिखावट में लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 192 मिथ्या साक्ष्य गणना के संबंध में यहाँ पर इसको पनिशमेंट मिलेगी। राइट ऑप्शन होगा इसका बी वाला 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 30। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है, और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो देखिए इस सिद्धांत को जो है क्वांटम मेरिट कहते हैं, कि अगर हम भूलवश अपना सामान किसी व्यक्ति के घर छोड़ाएं या फिर वो हमारे सामान को यूज़ कर ले तो भाई वो हमें उस सामान को पैसे देगा। ये सेक्शन जो है चैप्टर जो 68 से 72 तक हम पढ़ते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ये बात करता है कि अनुचित लाभ को रोकना, कि भाई जो वस्तु जिसकी है उसका प्रॉफिट उसे उठाना चाहिए, फ्री में कोई दूसरा क्यों फ़ायदा उठाए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 31, जो बात करता है समझौता क्या है। ठीक है, समझौता क्या इसकी बात करता है, ये कह रहे हैं कि एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे समझौता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन जो है 31 का हमारा यही है, एक वादा, ठीक है, या फिर एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे समझौते की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट से है। ये पूछ रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि से में कौन से शामिल है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से जुड़ी चीज़ें, या उन चीज़ों से जो स्थायी रूप से चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आता है। अगर आप टीपीए के अंतर्गत देखें तो वहाँ पर भूभा चीज़ों में चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा, मतलब भूमि कैसी या तो बेकार है वो कृषि योग्य, उस पर कोई अस्थायी कब्जा कर रहा है। तो प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है, तो 33 के राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी वाला। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 35 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, XYZ जॉइंटली रूप से 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में जो X और Y है अप्राप्य हो जाते हैं तथा A भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है। ठीक है, किसको देने, A को। धारा 43 परिच्छेद A के तहत कर सकता है, धारा 49 परिच्छेद A के तहत कर सकता है। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन होगा इसका, कौन सा वाला राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ये वाला। आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाकर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल इलस्ट्रेशन सेम है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। एक अनुबंध पर 35 क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटा निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, ये क्या कहलाएगी, जमानत यानी कि सिक्योरिटी कहलाती। क्या कहलाते 34 के अकॉर्डिंग है, सिक्योरिटी। ठीक है, जमानत। नेक्स्ट है विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि प्रबंध यानी कि SRA आपने पढ़ा होगा, SRA में 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें पूछ रहे हैं कि सेक्शन 14A में क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का राइट, ये ए वाली चीज़ें जो है SRA में 2018 के संशोधन के माध्यम से सेक्शन 14A जो यूज़ किया गया था उसमें थी क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 37 जो केस से संबंधित है। इसमें पूछा है कि राजद्रोह से संबंधित केस कौन सा है, तो ये आप लोग जानते हो, केदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जो
क्वेश्चन नंबर 37 में ये सारे ही केसेस हैं। क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक का, निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम एम्परर का, और केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। ये सारे ही केस 120B 120A ये तो आता है षड्यंत्र का, ठीक है। 124A जो आईपीसी में था, बट बीएनएसएफ सेक्शन 153 जो है एक अलग प्रारूप में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों ही केस उससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 38 ये कह रहे हैं कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य क्या है कि किसी वर्ग के जो धर्म है उनको अपमानजनक विश्वासों का अपमान, यानी कि किसी भी धर्म के प्रति बुरी भावना यूज करना, तो यह अपराध था आईपीसी के सेक्शन 295A के अंतर्गत। 38 का राइट ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39। ये पूछ रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कितनी सजा जो है पारित कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिवाय कितनी के सिवाय, यानी कि कितनी नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे मौत की सजा नहीं, आजीवन कारावास नहीं, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के सिवाय सारी के सिवाय पारित कर सकता है। थर्ड ऑप्शन होगा डी वाला, यानी कि इन तीनों को छोड़कर और पारित कर सकता है। तो मतलब 7 वर्ष से अधिक हो गया तो मतलब 7 साल तक की पारित कर सकता है, ठीक है। 23 में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको ये BNSS में। नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत एक विदेशी, यानी कि सीपीसी की बात कर रहे हैं, नागरिक मतलब सिविल दीवानी के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जा सकता है। ये कह रही है अगर विदेशी दावा करता है तो ये विदेशी के दावे पे के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सीपीसी के सेक्शन 83 के अंतर्गत। राइट ऑप्शन है 40 का डी। नेक्स्ट पूछा है, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है 41 वाला, ये भी सीपीसी से है। ये नियम 46 के ऑर्डर 21 की बात कर रहा है कि रूल 21 में जो नियम ऑर्डर 21 में जो नियम 46 है उसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 41 कह रहा है कि गर्निशी आदेश, यानी कि जहाँ पर लेनदार जो पैसे लेने वाला था उसी से भी बकाया लिया जा रहा है तो वो कहेगा गर्निशी आदेश कि भाई मेरा पैसा तुम पर है, भाई ये इससे पैसा लेगा, ठीक है, ये इससे पैसा लेगा, तो ये क्या कहेगा मेरा पैसा इससे तुम डायरेक्ट इसी से ले लो। तो ये गर्निशी आदेश की कैटेगरी में आता है ऑर्डर 21 रूल 46, ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, ये सीपीसी का है। ये बात करता है ऑर्डर 35 की, जिसमें कहा गया है कि 35 सेक्शन 88 इंटरप्रेटर सूट की बात करता है। तो बिल्कुल आप लोग सोच चुके होंगे इंटरप्रेटर सूट के बारे में क्या अंतर्वादी है, मुकदमा ए के अंतर्गत आपका राइट ऑप्शन आ जाता है 42 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ये पूछ रहे हैं 43 में कि भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 43 का राइट ऑप्शन है 1988, ठीक है। 1988 के अंतर्गत भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जो बात करता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या होगी। तो 44 का राइट ऑप्शन होगा डी वाला, उस डेट से 2 वर्ष जिस तारीख से कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है। कि भाई यहाँ पर आप सूट फाइल कर सकते हो जिस दिन आपका जो फैक्ट एंड इश्यू है, जो विवादक तथ्य है वो हुआ है उससे 2 साल के अंदर जब आपका रीजन एराइज हुआ है। 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस से संबंधित है 45। ये कह रहा है कि हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती। कि हड़ताल अगर अवैध है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अन्यायपूर्ण व्यवहार करे। जस्टिस कृष्ण अय्यर केस का नाम क्या है, इन्होंने कही थी ये चीज़ें, तो केस का नाम पूछे। तो यहाँ पर देखिए 45 में केस का नाम है गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, केस लॉस को एक जगह सभी को कलेक्ट करके लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए, ठीक है, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया। तो 46 का राइट ऑप्शन होगा बी, कि कार्यकर्ता अगर बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी अन्यथा सेवा की समाप्ति के ऑर्डर से क्या है दुखी है तो डायरेक्ट ऐसा काम कर सकता है, जो कौन होगा, कर्मचारी होगा, ठीक है, अगर उसके साथ इस प्रकार का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यह पूछ रहे हैं कि दैवकृत का मतलब क्या होता है।
भगवान द्वारा किया गया काम। तो भाई दैवकृत है, दैवी एक कार्य है, दो दैवी कार्य कौन करेगा, भगवान करेगा। 47 का राइट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्ट के कानून में यानी कि जो अपकृत्य विधि होती है, अपकृत्य विधि में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब क्या है। तो किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल देखिए, राज्य के जो राजा का अधिनियम होता है उसका मतलब होता ही है। तो 48 का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 48 का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए वाला, जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टॉर्ट से है 49। ये कह रहे हैं कि टॉर्ट में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने में सहायता देते हैं, उनको परामर्श देते हैं, उनको निर्दिष्ट करे सहभागी बनते हैं, उन्हें क्या जानता है। तो जॉइंट टॉर्ट यानी कि इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त अपकृत्यकर्ता इनको बोला जाता है। 49 का राइट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ये कह रहा है कि ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, सैनिकों पर हमला होता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है। तो ये देखिए स्थिति सिंपल सेक्शन 6 के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट के अंदर सारे काम हो रहे हैं। तो अगर हम जाकर देखें IEA इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, IEA, तो वहाँ पर सेक्शन 6 रजिस्ट्री से संबंध में लगा कि सोमवार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। और अगर BSA के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये चीज़ें आपको सेक्शन 4 में पढ़ने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंध है। तो सेक्शन 110 है वो आपकी आती है स्वामित्व के रूप में प्रमाण के बोध से। तो सेक्शन यहाँ पर 51 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 52 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113A किससे रिलेटेड है। 113A की बात कर रहे हैं। तो एक विवाहिता महिला अगर आत्महत्या करे तो उसके संबंध में ये आता है, राइट ऑप्शन है इसका डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ 53 जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में शर्तों के अधीन जीवित वसीयत यानी कि जो एक्टिव एक्टस यानी कि जो जीवित वसीयत और यानी कि हम पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु की जो बात की गई थी उसको लीगल कौन से केस में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर 53 का पूरा ऑप्शन बनेगा कॉमन कॉज वाला। 2018 का बहुत लीडिंग केस आए थे। एक तो कॉमन कॉज जिसमें इच्छा मृत्यु को वैध माना गया था, एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, और साथ ही 377 और 497 IPC को लेकर डिसीजन आया था। बहुत लीडिंग केसेस थे तीनों अपने समय 2018 के, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 310 54 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 310 किसके बारे में जो है बात करता है। 310 संविधान का आर्टिकल, तो ये देखिए सीधी सीधी बात करता है सिविल सेवकों के संदर्भ में, ठीक है। इसकी बात करता है सिविल सेवकों के संदर्भ में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 55। ये कह रहा है हमसे कि चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वज जानने का अधिकार, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट कहाँ पर है, 19(1)(a) के अंतर्गत आता है, राइट ऑप्शन है ए। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जब आप पढ़ते हो तो किस किस चीज़ यानी कि स्वतंत्रता किस किस चीज़ को लेकर के जो है स्वतंत्रता मिली हुई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, धरना, आस्था और पूजा की। तो 56 का आपको बी देखने की मिलेगा। ये इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता हमें हमारे प्रेम्बल में दी हुई है। 57 क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जो प्री बार्गेनिंग वाला चीज़ें आती हैं CRPC में, उसमें कितनी अवधि तक के अपराधों को शामिल किया गया, जिसमें सज़ा कितनी होगी। तो 7 साल तक की सज़ा को शामिल किया गया है। इससे अधिक की सज़ा महिला, बच्चे और 14 साल तक के बच्चे, महिला और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अगेंस्ट होने वाले अपराधों को शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 जो है केस की स्टोरी दी गई है, कह रही कि 195 CRPC के अकॉर्डिंग अगर आसान शब्द जो हम समझे इस धारा को तो ऐसा लगता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब कोर्ट CRPC की धारा 190(1) के अकॉर्डिंग अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा करता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो संहिता के तहत इंक्वायरी करने के लिए पुलिस की जो वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से
995 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? 58 का राइट आंसर होगा डी, सॉरी बी वाला, राज सिंह बनाम राज्य के अंदर। इसमें कहा था कि 195 सीआरपीसी जो है पुलिस की किसी भी पावर को क्या नहीं कर रही, कंट्रोल नहीं कर रही, प्रसार नहीं कर रही। राज सिंह बनाम राज्य में कहा गया था, 1998 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। यह पूछा है कि यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि ए जो है उसने बी को 10,000 रुपये दिए। ए बी को 10,000 रुपये का देनदार, यानी कि ए को देने हैं बी को 10,000 रुपये, क्योंकि उसने पहले बी से लिए थे उधार। अब एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रिलीवेंट माना जाएगा? वह तथ्य जहां ए ने बी को पैसे उधार लेने के लिए कहा था, भाई वो चीज़ें भी रिलीवेंट है। डी ने सी को ए की उपस्थिति में उसे कहते हुए सुना कि मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि उसके पास बी का पहले से इतना रुपया बकाया है। बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से चला गया। तो सारी चीज़ें जो हैं क्या मान जाएंगी? रिलीवेंट मान जाएंगी। सेक्शन 8 और सेक्शन 6। सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 6 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहे कि इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे वह कबूलनामे को बताती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से क्या होंगी? अलग होंगी। तो चीज़ें आप लोग जानेंगे 27 और पढ़ने के लिए 22 के प्रोविजो में मिलेगा 2023 वाले में। क्वेश्चन नंबर 61 कहना चाह रहा है कि जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में कोई ओपिनियन बनानी हो, तो उस बिंदु पर जो कुशल व्यक्ति है उसकी राय विदेशी कानून, विज्ञान या फिर लिखावट या उंगली छापों में कुशल जो व्यक्ति है उसके फैक्ट को प्रासंगिक माना जाएगा। सेक्शन 45 के अंतर्गत चीज़ें आती हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जिसमें बात की गई है ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिला रहा है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए कह रहा है। बाद में जमीन ए की प्रॉपर्टी बन जाती है। अब ये उसको बेचना नहीं चाहता, वो कहता है कि वो ज़मीन उसकी नहीं थी जब उसने उसको बेचने की अनुमति दी थी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन उसको रोकेगा? तो सेक्शन 115 उसको रोकेगा। राइट ऑप्शन होगा सी, एस्टोपल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। 63 क्वेश्चन है हमारा मध्यस्थता के। मध्यस्थता अधिनियम 1996 को निरस्त करता है। कौन सा एक्ट है जो उसको निरस्त करता है? तो अगर हम देखें 63 का राइट ऑप्शन होगा डी वाला। ये सारे ही जो एक्ट हैं, मध्यस्थता अधिनियम 1940 यानी कि मध्यस्थता अधिनियम 1996 में निरस्त करता है। किस किस को निरस्त कर रहा है ये एक्ट? तो मध्यस्थता अधिनियम 1940 को, मध्यस्थता प्रोटोकॉल कन्वेंशन अधिनियम 1937 को, विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961, इन तीनों को ही रिपील्ड कर रहा है मध्यस्थता अधिनियम 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है 64 वाला, जिसमें कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकरण है वो स्थापित कहाँ कब कर सकती है गवर्नमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर करेगी पार्लियामेंट? 323 ए के अंतर्गत। राइट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी वाला, कि जब आप एडवोकेट एक्ट 1961 का 7(1)(b देखेंगे तो वहाँ पर जो है BCI एडवोकेट्स के लिए शिष्टाचार, उनके बिहेवियर को लेकर के नॉर्म्स निर्धारित करती है 7(1)(b के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडवोकेट एक्ट से संबंधित 66B है, यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कैसे कानून बनाने की पावर है? बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट होने वाले व्यक्तियों का वर्ग, भारत में विश्वविद्यालय जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको कानूनी शिक्षा के नॉर्म्स और पर्पस के संबंध में निरीक्षण करने के, तो इस प्रकार के सारे लॉ कानून जो है वो बना सकते हैं। सेक्शन 49 में BCI को पावर दी हुई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है इंडिया जो कि भारत है वो क्या है? एक तो बिल्कुल राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर आर्टिकल 1 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें बात की गई है MC मेहता बनाम भारत संघ श्रीराम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? क्वेश्चन नंबर 68 का देखिए राइट आंसर पहला कह रहा है कि उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित होते हैं, और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन
ए वाला ही होगा, क्योंकि MC मेहता के केसेस में ज़्यादातर जो बातें की गई थी वो की गई थी व्यक्ति के जो हेल्थ है उसको लेकर के, कि एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ये कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग पर्यावरण प्रदूषण का मीनिंग क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का मीनिंग पूछ रहे हैं यहाँ पर 69 में। ये देखिए, किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हो सकती है। इस तरह के मिलावट संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। सी पूछ रहे हैं कि किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद वो मिलावट जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 69 का सी, कि ठोस, तरल, गैसीय पदार्थ में मौजूद मिलावट जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं कर सकता। तो 70 का राइट ऑप्शन होगा डी वाला, कि एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं कर सकता, और दूसरा जो है सेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो उपयोग करता है वो क्या कर रहा है, भरोसा करके नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में भी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास के रूप में 71 कह रहा है क्या जाना, इसको क्या जानते हैं, तो धोखा या फिर ठगना की कैटेगरी में आता है। 71 का राइट ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 72, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र को कितना मतलब यहाँ पर माना गया है, जिसके द्वारा किए गए किसी अपराध को अपराध नहीं मानते, तो 7 साल तक के बच्चे को यहाँ पर यूज़ किया गया है। 73 पूछ रहे हैं कि अब्राहम डडले स्टीफेन का सिद्धांत किससे संबंधित था। अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है, और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, जरूरत पड़ने पर हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में निवेदन किया जा सकता है। अपने स्वयं को बचाने के लिए निर्दोष के जीवन को खत्म करना जरूरी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला, कि भाई अपनी जान को बचाने के लिए किसी की जान आप लेना आत्मरक्षा नहीं है, ऐसा जो है डडले वर्सेस स्टीफेन के केस में कहा गया था, ध्यान रखना। इनके अब्राहम डडले और स्टीफेन के केस में कहा गया था। 73 का राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कहा है कि जनहित याचिका किस लिए उपयोगी होती है, कि भाई उदारीकृत लोकस स्टैंडाई का मतलब गैर प्रतिकूल कार्यवाही है, या फिर प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकरण होता है, उपरोक्त सभी। 74 का राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी चीज़ें इसमें जो है आती हैं। ठीक है, वैसे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर आप मेरा AIB का प्रीवियस ईयर का पेपर 15 पढ़ेंगे और बाद में जो मैंने कराए हैं 16, 17, 18 पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग शुरुआत में इसका जो स्टैंडर्ड था बहुत ज़्यादा हाई था, धीरे धीरे स्टैंडर्ड जो इसका कम होता जा रहा है। अगर आप बिल्कुल 17, 18 वाला पेपर पढ़ेंगे और आप ये 15 वाला देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें बहुत कंपैरिजन है। 15 के अकॉर्डिंग 17, 18 वाला बहुत ईजी पेपर है, मतलब इतने लेंथी क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे गए हैं। तो 75 क्वेश्चन पूछ रहा है कि याचिकाकर्ता जो पिटिशनर है वो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर है, उन्होंने संवैधानिक प्रावधान के जो उचित क्रियान्वयन है उसको सुनिश्चित करने के लिए शोध किया, और उसमें गहरी रुचि भी वो रखते थे। बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को उन्होंने चुनौती दी। कोर्ट ने माना कि जो पिटिशनर है उनको जनता के सदस्य के रूप में आर्टिकल 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला कौन से केस से संबंधित 75 का, तो DC वादव बनाम बिहार राज्य। इन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की चीज़ें रखते हैं, तो ये हमारे समाज की प्रथा के अकॉर्डिंग जो है पिटिशन डाल सकते हैं। DC वादव में कहा गया था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 76 का। ये पूछ रहे कि जहाँ किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक
या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कोई चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानून गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है, ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता, विकलांगता, सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक उचित दिशा आदेश रिट ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में आर्टिकल 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस केस में कहा था? तो 76 का आप लोग जानेंगे। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ इसका राइट ऑप्शन है, जहां पर क्योंकि जस्टिस बेएन भगवती की बात कर रहे हैं, किसके संबंध, जो पीआईएल के संबंध में बात की थी, और एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ ही फर्स्ट केस था जिसमें इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें उठाई थी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है इतने वर्गों के साथ तो इस प्रकार की चीज़ें जो है एराइज की जा सकती है। स्टोरी आपको बड़े ध्यान से पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो बात करता है कि झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोप निपटाया जा सकता है। 77 का राइट ऑप्शन है 35A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीसी के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की सेवा प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? 78 का राइट ऑप्शन है सी वाला। ये प्रतिस्थापित समन जो है ऑर्डर 5 के रूल 20 के अंतर्गत दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपको रीड आउट करनी है, सारी की सारी नोट डाउन कर ली है अपने बैरेट के अंदर जाकर कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आसपास के एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा 20 दे रखा है तो आप 19A पढ़ सकते हैं, 19 पढ़ सकते हैं, 21 पढ़ सकते हैं अलग से। 79 कह रहे हैं कि अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में जो एडवोकेट्स के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग शामिल किए गए? तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है बट अंदर से पूछा गया था, अभी सीधा सेक्शन से पूछा है। न्यायमूर्ति अबॉट पेरी के अकॉर्डिंग वकालत के 7 दीपक क्या है? अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो न्यायमूर्ति अबॉट पेरी थे उन्होंने वकालत के 7 दीपक बताए हैं, वो कौन कौन से दीपक है? देखिए, ईमानदारी, साहस, व्यावसायिकता, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येतावृत्ति। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 80 का, ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येतावृत्ति। तो यहाँ पर एडॉप्शन इसका बी ही है 80 का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 81 कंपनी लॉ से। ये कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 3 होनी चाहिए। पहले भी ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, आगे भी रिपीट हुआ था, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन अब तक आ चुका है जो रिपीट हुआ है, इतने बहुत अपने आप में मायने रखते हैं चीज़ें। 82 कह रहा है कि एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? तो पूछ रहे हैं कि सहयोगी कंपनी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है। ये कह रहे हैं कि इसका देखिए 82 का राइट ऑप्शन जो होगा, 82 का राइट ऑप्शन है बी वाला। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और उसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 जो बात करता है कि सूचना औद्योगिक अधिनियम 66A को किस केस में असंवैधानिक ठहराया गया था? तो 83 का राइट ऑप्शन है सी वाला। श्रेया सिंघल का केस जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये आप देख चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ भी रहा है, तो और भी किसी से रिपीट हो सकता है जैसे ये रिपीट हुआ है। 84 कह रहे हैं कि एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है। ऐसा किस केस में कहा था? मतलब जो टीचर है उसको हम कर्मचारी के रूप में जो है औद्योगिक विवाद के एक्ट के अंतर्गत हम टीचर को शामिल नहीं कर सकते कर्मचारियों के रूप में, ऐसा कहा गया था जो है। इसका राइट ऑप्शन है सी वाला। ए सुंदर बाल बनाम गोवा सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कारखाना अधिनियम के अनुसार ये बच्चे की उम्र के बारे में बात करना है। बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अभी 15 साल की एज कंप्लीट नहीं किया। बच्चे का मीनिंग है जिसने 14 साल की एज कंप्लीट नहीं किया। बच्चे का मतलब जो है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की जो इन्होंने अर्थ माना 15 साल की आयु पूरे नहीं करने वाले बच्चे से माना इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 जो इनकम टैक्स से है। ये पूछ रहे हैं कि शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है, जो कि 86 पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या है। जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? तो देखिए यहाँ पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल
कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया कोई भी बॉन्ड जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता छुटकारे से पहले कोई भुगतान लाभ प्राप्त नहीं होता, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो ये इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, सारी चीज़ें बॉन्ड की कैटेगरी में मानी जाएंगी। 87 क्वेश्चन कहता है जीएसटी से संबंधित कौन सा जो था प्रविष्टि संविधान में की गई थी। यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, संशोधन 2016 में किया गया था, ठीक है। 88 पूछना चाहता है कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जा सकता है, तो सीपीसी सेक्शन 33 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89, समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटा जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 के अंतर्गत। एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट के संबंध में बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है, इनके जीएसटी में जो मुद्रा शब्द यूज हुआ है उसमें क्या शामिल नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, पे ऑर्डर, ट्रेवेलर चेक। तो यहाँ पर 90 का राइट ऑप्शन होगा बी वाले, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा इसमें शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 91 आता है कि आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके तहत गठित की। तो देखिए जीएसटी से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। 91 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं कि जीएसटी परिषद कौन गठन करेगा, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति जो है इसको गठित करने वाले हैं। राष्ट्रपति को मोस्टली सब चीज़ों की पावर है, बट गठित तो वही करेंगे, वहाँ पर परमिशन तो देखो बार काम उनको मिलती है मंत्री परिषद की, बट मेन काम तो उन्हीं का आता है ना। अनुबंध की परिभाषा परिभाषित करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पर परिभाषित है जो किया गया है, तो 2H के अंतर्गत संविदा को परिभाषित किया गया, वो सभी करार जो विधि और प्रवर्तनीय होते हैं संविदा कहलाते हैं। ऐसा 2H में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। 93 कह रहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि विरासत के अधिकार, अपने मृत पति की स्व अधिगृहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। तो 93 का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी वाला। ये सारी चीज़ें इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 25 का प्रावधान है कि 25 में क्या चीज़ें की गई, स्थायी गुजारा भत्ता की बात की गई, मेंटेनेंस के अलाउंसेस एंड मेंटेनेंसेस। 95 कह रहा है कि एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी, अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रख रखाव की हकदार है। 95 का राइट ऑप्शन होगा सी। हिंदू दत्तक और अडॉप्शन एक्ट के सेक्शन 18(a) के अंतर्गत वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है 96A, एक वैध गोद लेने के अनुरोध, इनकी मतलब कोई व्यक्ति जो है अडॉप्ट कर सकता है किसी बच्चे को, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है मान्य करनी होगी, अगर ऐसी कंडीशन है तो गोद नहीं ले सकते। चीज़ें बताई गई हैं कि जब तक वह व्यक्ति गोद लेने की क्षमता अधिकार नहीं रखता वो गोद नहीं ले सकता। गोद लेने वाला व्यक्ति भी सक्षम होना चाहिए, गोद जो लिया गया वो भी सक्षम होना चाहिए। ये सारी शर्तें अगर वो कंप्लीट करेगा तो ही वो क्या ले सकता है, दत्तक ले सकता है। ऐसा जो है सेक्शन 6 के अंतर्गत यहाँ पर किया गया, उसके बारे में फिर आगे चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य तरीके से किया जाएगा तो वह जो है उसका कोई मतलब नहीं है, हस्तक्षेप योग्य होगा, संयोजन होगा। उपरोक्त इसमें सारी चीज़ें सही हैं कि भाई हमेशा आप ही की थोड़ी ना चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 जो बात करता है UNCITRAL मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए सहायता बन सके। ऐसा किस केस में कहा गया है, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड केस में किया गया है। 98 कह रहा है 99 क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीडिएशन एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग यानी कि धारा 7 के उपधारा 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में है। कौन सा 99 का देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं माना जाएगा। पहले यहाँ का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, ऐसा ये कह रही कि 74 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वो लिखित में है। और कैसे है, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित है वो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र,
टेलेक्स टेलीग्राफ या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है। सी कह रहा है कि दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है, दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता। थर्ड ऑप्शन इसमें होगा डी वाला, सारे सही हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सही क्वेश्चन आते हैं। मध्यस्थता समझौते के वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा में किया गया? सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।